रिड्यूस हो जाएगी कि वो उस एस्ट्रोनॉमर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इस कारण उस एस्ट्रोनॉमर को इवेंट होराइजन हमेशा डार्क यानी कि काला ही नजर आएगा। पर अगर एको की बात करें तो इसके सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तथा ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। मे बी पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार जैसे कॉम्पैक्ट स्टार्स पे मौजूद इन वैल्यूज से कई लाखों गुना ज्यादा। इस कारण एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर को एको एक ब्लैक होल के जैसा हमेशा काला ही नजर आएगा। इसके बावजूद कि एको का एक फिजिकल सरफेस होता है जो कि हॉट प्लाज्मा से बना होता है। एको के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर पूरी तरह उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जबकि ब्लैक होल में हमें इवेंट होराइजन नाम के एक इनविजिबल बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ता है। आभास मित्रा का यह भी मानना है कि थ्योरेटिकली ट्रू ब्लैक होल्स का मास हमेशा जीरो होना चाहिए। यहाँ मास के जीरो होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ कोई मैटर मौजूद ही नहीं होगा। जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल मास का मतलब होता है ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टोटल सम, जिसमें कि नेगेटिव सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी भी इंक्लूडेड होता है। यानी कि मास उस समय भी जीरो हो सकता है जब तारे का सेल्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी इतना पावरफुल हो कि वो वहां मौजूद बाकी के सभी तरह के मास या एनर्जी को काउंटर कर दे। चूंकि ऑब्जर्वेशन में हमें फाइनाइट मासेस वाले ब्लैक होल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उनका मानना है कि ये ऑब्जेक्ट्स ट्रू ब्लैक होल्स नहीं हो सकते। आशा करता हूं कि अब तक आप एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एको या मैको के होने के कोई सबूत मिले हैं या फिर ये मात्र एक थ्योरी है। इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। दरअसल साल 2006 में Q0957 प्लस 561 नाम के एक क्वासर को ऑब्जर्व किया गया था, जो कि पृथ्वी से लगभग 9 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद था। इसने एको या मैको की मौजूदगी के संदेश दिए थे। अगर आप नहीं जानते तो क्वासर पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार चीज होती है। जब ब्लैक होल अपने अंदर चीजों को निगल रहा होता है तो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर जाने से पहले इसके इर्द गिर्द काफी तेजी से घूमने लगते हैं, जिसके कारण वहां गर्मी और घर्षण प्रोड्यूस होता है, जिससे वहां काफी तेज चमक प्रोड्यूस होती है। एनीवे, ब्लैक होल्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल का अपना कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, पर एको की थ्योरी के अनुसार उनका अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब Q0957 प्लस 561 नाम के इस क्वासर को ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि इससे पावर करने वाले ऑब्जेक्ट के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि इस क्वासर के सेंटर में मौजूद ऑब्जेक्ट कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक एको था। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के क्रिस रेनॉल्ड्स का यह मानना था कि यह एविडेंस काफी नहीं था ये साबित करने के लिए कि वहां मौजूद ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल नहीं बल्कि एक एको था। लाइगो द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन को ब्लैक होल्स के मौजूद होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है, पर आभास मित्रा का यह मानना है कि लाइगो द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किए जाने की बात भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लाइगो सिग्नल्स में अननोन नॉइस की भी मौजूदगी थी। उनका कहना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का क्लेम अगर सही भी है तो भी ये इस बात को दर्शाता है कि जिस कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं वो ट्रू ब्लैक होल्स नहीं बल्कि ब्लैक होल मिमिकर्स हैं, जिन्हें हम एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइगो सिग्नल्स में रिवर्बरेशन यानी कि गूंज भी सुपर इम्पोज्ड थे। हम जानते हैं कि इवन आवाज भी तभी गूंजती है जब वो अलग अलग जगहों से टकराए। चूंकि ब्लैक होल्स के आसपास केवल वैक्यूम होता है, लाइगो के सिग्नल्स में गूंज की मौजूदगी इस बात पर संदेह उत्पन्न करती है कि जो ऑब्जेक्ट वहां मौजूद थे वो ब्लैक होल्स थे। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आभास मित्रा की इस थ्योरी पर बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी की राय क्या है। काफी साइंटिस्ट हैं जो आभास मित्रा की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, पर इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादातर लोग उनकी इस थ्योरी से एग्री नहीं करते। उनका मुख्य कारण ये है कि वो मानते हैं कि आभास मित्रा की ये थ्योरी ब्लैक होल थ्योरी का अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार भी ब्लैक होल का बनना तय ही है। बस अंतर यह है कि एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर कभी भी एक ट्रू ब्लैक होल या ये कहें कि सिंगुलैरिटी को पूरी तरह बनते हुए कभी भी देख नहीं पाएगा। इसलिए वो मानते हैं कि आभास मित्रा की थ्योरी केवल ब्लैक होल्स के बनने के प्रोसेस को दर्शाती है, न कि ये इसका अल्टरनेटिव है। आभास मित्रा के एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट की थ्योरी मूल तौर पर इस बात पर आधारित है कि एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर एक कोलैप्सिंग स्टार को किस तरह देखेगा।
स्पेस टाइम के स्ट्रेच होते जाने की वजह से उसे कोलैप्स होने का प्रोसेस निरंतर धीमा होता हुआ नजर आएगा और वो कभी भी इस प्रोसेस को पूरा होते हुए नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि आभास मित्रा ने इस ऑब्जेक्ट को एटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। पर क्या हो अगर वही ऑब्जर्वर इवेंट होराइजन की ओर जा रहा हो? क्या उसके लिए भी इस ऑब्जेक्ट के कोलैप्स होने का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा? जी नहीं, वो धीरे धीरे इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाएगा और उसके लिए ये कोलैप्स होने का प्रोसेस एक फाइनाइट टाइम में ही खत्म हो जाएगा। यानी कि इस रेफरेंस फ्रेम से आभास मित्रा की थ्योरी एग्री नहीं करती। इन्हीं कारणों की वजह से अभी तक उनकी थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। पर मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ये थ्योरी एक बार फिर से चर्चा का विषय जरूर बनेगी। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि एक एको और ब्लैक होल में क्या अंतर होता है। पहला, एको को हम क्वासी ब्लैक होल कह सकते हैं क्योंकि वो ब्लैक होल बनने के रास्ते पर होते हैं। पर एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर इन्हें कभी भी एक ट्रू ब्लैक होल बनते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उनके लिए ये प्रोसेस सदा चलता रहेगा। वहीं ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारे का कोर अपने ही वेट के कारण कोलैप्स होकर एक सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी एक फाइनाइट टाइम में, जिसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर एक ट्रू ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरा, एको एक बेहद ही गर्म और चमकदार रेडिएशन प्रेशर सपोर्टेड तारे होते हैं जिनका हमारे सूर्य की तरह एक फिजिकल सरफेस होता है। अगर ब्लैक होल की बात करें तो इनका कोई फिजिकल सरफेस नहीं होता। तीसरा, एको में इवेंट होराइजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि ब्लैक होल में इवेंट होराइजन नाम की एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे कोई ऑब्जेक्ट अगर पार कर जाए तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाता। चौथा, फोटॉन्स एको के सरफेस से एस्केप कर सकते हैं पर ब्लैक होल्स के पास से कुछ भी वापस नहीं आ पाता। पांचवा, एको में फिजिक्स के सभी लॉज अच्छी तरह से काम करते हैं जबकि ब्लैक होल्स में कई लॉज ब्रेक कर जाते हैं। और आखिरी है छठा, एको की अपनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है जबकि ब्लैक होल्स का या तो अपना कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं या फिर काफी वीक होता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये देखिए, ये गॉड पार्टिकल का स्ट्रक्चर है, माइंड और मास। बगैर इसको जाने कोई भी हाइपोथेसिस, चाहे कोसार की हो, चाहे वो इको मैको की हो, चाहे वो ब्लैक होल की हो, चाहे वो एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी की हो, वो सब एब्सर्ड हाइपोथेसिस है। क्योंकि ये कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, जो ये गॉड पार्टिकल दे आर कॉन्शियस, और सब जितने भी स्ट्रक्चर इनसे बनते हैं वो सब कॉन्शियस हैं, वो थॉट से काम करते हैं और थॉट से ही चीज़ बनती है। इसलिए गॉड पार्टिकल का ज्ञान, यूनिवर्स को देखने से पहले गॉड पार्टिकल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ बताई गई है उसके अंदर अगर माइंड का इनकॉर्पोरेशन नहीं है तो वो हाइपोथेसिस एब्सर्ड हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस एब्सर्ड हाइपोथेसिस है। तो चीज़ को जो है वो फिर से समझिए, पहले जानिए गॉड पार्टिकल की खोज कैसे हुई, नया मॉडल ऑफ द यूनिवर्स क्या है, माइंड क्या है, माइंड के बारे में जानिए, माइंड और मास कैसे काम करता है, फाइन ट्यूनिंग कैसे हुई, हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स क्या है। तो ये जो है कैसे चीज़ें डिज़ाइन करी जाती हैं, कैसे फेट डिज़ाइन किए जाते हैं, सब थॉट से डिज़ाइन किए जाते हैं, इसका कारण है गॉड पार्टिकल। तो पहले अपने बारे में जानिए, पहले हाथी के बारे में जानिए। हाथी की सूंड अपने आप नहीं हिलती है, हाथी की सूंड को हिलाता नहीं है, वो अपने आप हिलती है, वो कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है। तो कोई भी एक्टिविटी हाथी करता है तो कॉन्शियस से करता है। तो हर एक चीज़ के अंदर जो आउटर वर्ल्ड है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम हो, चाहे वो कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम हो, सब थॉट से काम कर रहे हैं, सब कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है। बस ये बात दीगर है
कि वो कंडीशन थॉट है कि अनकंडीशन थॉट है। तो थॉट का एक्सप्रेशन जानिए, थॉट का एक्सप्रेशन जानिए। ये थॉट का एक्सप्रेशन है थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट है, टेकिंग ऑफ शेप, appearance and properties and laws. It is by virtue of thought expression. तो बगैर थॉट के एक्सप्रेशन को जाने जो भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं वो क्या कहती है उसको विवेक से देखिए। ज़रूरी नहीं मैथमेटिक्स सही कहे, थोड़ा सही भी कह सकती है, लेकिन हर चीज़ सही नहीं हो सकती। कभी आप लिविंग ऑफ बॉडी को मैथमेटिक्स से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ माइंड है और मैथमेटिक्स डज नॉट हैव माइंड। इसलिए माइंड की साइंस जानिए, माइंड की साइंस जानिए। तो माइंड्स की साइंस जो है वो ये है, माइंड की साइंस, ये डायग्राम है माइंड की साइंस का। जब माइंड पढ़ाया जाएगा तो ये माइंड की साइंस बताई जाएगी। बगैर इसको जाने सारे साइंस जो है वो जो गलत हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। क्या गलत है? बिग बैंग नहीं हुआ, बिग बैंग नहीं हुआ, वेव मैकेनिक्स गलत, श्रॉडिंगर वेव फंक्शन गलत, E=mc स्क्वायर गलत, मास डिफेक्ट गलत, ब्लैक होल गलत, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम कर्वेचर गलत, ग्रेविटी को गलत डिफाइन किया गया। इसलिए जो भी फिजिक्स है उसको दोबारा लिखी जाए ताकि बच्चों को सही ज्ञान प्राप्त हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चे को गलत ज्ञान बताते हैं तो पाप करते हैं, अगर आप बच्चों को गलत ज्ञान बताते हैं तो पाप करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।